का जो अभी 4 महीने से चल रहा है, लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स बने हुए हैं। पर इतना भी किसी भी डॉक्टर में हिम्मत नहीं कि जो सच है उसको खुल के बोल सके। तो उसको जोड़ते हुए हम आज कुछ बातें करेंगे इस मॉडर्न मेडिकल साइंस के बारे में। तो हम सारी बातें उसी रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे कि हम एक इंजीनियर हैं तो हम हर चीज़ को एक डाटाबेस ही बात करेंगे। जैसे अगर हम कहीं पर इम्प्रूवमेंट भी करते हैं तो उसके पीछे क्या था और आगे क्या है, ये ग्राफ दिखाते हुए ही हम इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं, ताकि ऑथेंटिसिटी रहे उस डाटे की और जो वो इम्प्रूवमेंट है उसकी ऑथेंटिसिटी रहे। कोई हम स्पेक चेंज करते हैं उसका भी एक वैलिडेशन डाटा होता है, इस बेस पे ही हम चेंज करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि हमारा इच्छा हुआ और हमने चेंज कर दिया, हम ऐसा। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो WHO खुद की वेबसाइट में हेल्थ की डिफिनीसन लिखी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप किसी बीमारी से मुक्त हैं, इसका मतलब आप हेल्दी हो गए, ऐसा नहीं है। हेल्थ की परफेक्ट डिफिनीसन क्या है कि आपका सोशल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, आपका जो फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव इनसे बॉन्ड अच्छा होना चाहिए। मतलब आपको खुश रहने के साथ साथ आपका सोशल एक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। तो आपका माइंड टेंशन फ्री होना चाहिए। तो अभी WHO कर क्या रहा है, जो हमें मास्क पहना रहा है या हमें लोगों से मिलने दे रहा है, तो वो तो हमारे हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ ही कर रहा है ना। खुद अपनी वेबसाइट पे जो हेल्थ की डिफिनीसन है उसको ही वायलेट कर रहा है। तो करेंगे मॉडर्न मेडिकल साइंस के बारे में। और जैसे भी मार्च से लेकर के अभी भारत देश में कोरोना का चल रहा है, और ये कोरोना कितना सच है कितना झूठा है ये तो डाटा ही बता सकता है। कोई वर्बली आके बोल दे तो वर्बली कोई बिलीव करता रहे, उस बेस पे तो बात नहीं की जा सकती। और इन सब काम इसके लिए सबसे बहुत बढ़िया काम किया है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने। तो हम लगातार इनको जनवरी से फॉलो करते रहे, और इन दो एक तरफ WHO का स्टेटमेंट और दूसरी तरफ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का स्टेटमेंट। अब दोनों स्टेटमेंट के पीछे जहाँ पर भी डाटा होगा तो लोग तो बिलीव उसी पे करना चाहिए, और ऐसा ही भी हमने भी वैसा ही किया। जो WHO बोला तो उसके पीछे ना तो कोई बैकअप डाटा था, सिर्फ वर्बली बोल देता था, और जो विश्वरूप राय चौधरी बोल रहे थे उसके पीछे ढेर सारे बैकअप डाटा रहते थे कि ये वायरस नया नहीं है और ये वायरस जानलेवा नहीं है। उसके पीछे उनका बैकअप डाटा रहता था। उन्होंने लगभग 30,000 पेशेंट को विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी मनी वो ठीक कर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, जो कि फ्लू से इन्फेक्टेड थे। अभी हम बात करेंगे मॉडर्न मेडिकल साइंस के शुरू से लेकर के स्टार्ट में से इन्होंने कैसे कैसे इनका ट्रीटमेंट हुआ। जैसे कि पहले इनका था ब्लड लेटिंग ट्रीटमेंट होता था मॉडर्न मेडिकल साइंस में। और इस ट्रीटमेंट में क्या करते थे, अगर कोई बीमारी हो जाती थी तो शरीर का खून निकालते थे, खून निकालते जाते थे, तो उनका ऐसा मानना था कि खून निकालने से बीमारी भी बह जाती है। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट था कि जो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन, उनको कॉमन कोल्ड फीवर हो गया। तो उस टाइम पे उनका इसी ब्लड रिलेटिंग ट्रीटमेंट के थ्रू ट्रीटमेंट हुआ, उनका शरीर से खून निकाल दिया गया और उनकी डेथ हो गई। पर वो ट्रीटमेंट चालू करने के पहले एक हमारे एक जर्नलिस्ट थे विलियम कोबेट, उन्होंने बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए और जाके जॉर्ज वाशिंगटन को बताया कि ये खून बहाने से जान चली जाती है, बीमारी नहीं बहती है। बट दैट टाइम जॉर्ज वाशिंगटन हैड ए चांस टू स्टैंड बाय द एविडेंस or to go with universal wisdom, but they choose universal wisdom instead of evidence। उस टाइम पे मतलब उन्होंने एविडेंस के साथ नहीं जाना चाहा, जो यूनिवर्सल विजडम था उसके साथ ही चले गए। आज हम सब जान चुके हैं कि उनकी डेथ किसी कॉमन कोल्ड की वजह से नहीं, खून बहने की वजह से थी। और ऐसा ही एक जो दूसरा एक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं, वो डायबिटीज़ की 90% दवाइयाँ 1960 के पहले ही आ चुकी थी। और वो ऐसा दौर था कि जब डॉक्टर की इच्छा
होती थी तो दवाई लिख देते थे। ऐसा कोई रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नाम का सिस्टम नहीं था कि पहले वो दवाइयाँ जानवरों पर टेस्टिंग की जाएंगी, फिर 100 इंसानों पे, फिर 1000 इंसानों पे, उसके बाद जब वो 10,000 इंसानों पे जब वो सक्सेस होंगी तब वो जाके सारे इंसानों के लिए लागू की जाएंगी। पर ऐसा उस टाइम पे सिस्टम नहीं था। 1972 में ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल सिस्टम बना तो उस टाइम पे बोला गया कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ ऐसा किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि ये तो बहुत ख़तरनाक है और इसके ऊपर आपको वार्निंग लिखना पड़ेगा कि जैसे कि तम्बाकू के ऊपर लिखा रहता है इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, वैसे ही उसमें लिखना है। पर उस टाइम पे वकीलों की अच्छी खासी फौज थी और जो दवाइयाँ थी, जो 90% दवाइयाँ थी, उन्होंने अच्छा खासा मार्केट में बिजनेस बना लिया था, तो वो सब पॉसिबल नहीं हो पाया। सेम वैसा ही 2018 में इन्होंने फिर से उन्हीं वैज्ञानिक लोगों ने करके बोला कि ठीक है आप लिख नहीं सकते हैं, तो आपको पेशेंट को बताना है कि दवाइयाँ बहुत ख़तरनाक है और ये डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेने से आपको बीपी और हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। पर वो भी पॉसिबल नहीं हो गया। यहाँ की सरकारों ने उस गाइडलाइन एससीपी जो गाइडलाइन थी उसको साइड में रख दिया, उसको छुपा दिया। तो ये तो है ऐसा हमारा इतिहास। अब हम बात करेंगे दूसरा कि कैसे मरीजों को बनाया जाता है। मरीज होते ना होते हुए भी मरीज बन जाते हैं। अब जैसे कि आप देखिए कि आखिर 1997 के बाद ऐसा क्या हो गया कि अचानक डायबिटीज़ के ढेरों मरीज बीपी के, कोलेस्ट्रॉल के, थायराइड के, ऐसा क्या हो गया कि उस टाइम अचानक आ गया कि सब अचानक बीमार पड़ गए। तो इसके लिए कैसे बीमार पड़ सकते हैं? बीमार पड़ने का या तो सच में बीमार पड़ते हों, या दूसरा क्या हो सकता है कि जो जिसके थ्रू हम टेस्ट कर रहे हैं अब, तो अगर हम उसकी वैल्यू घटा दें। अब हमको जो ये टेस्ट मेथड होती है तो उसमें हमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये तो फिजिक्स का मेथड है, फिजिक्स है। पर उसमें जो रेंज डिसाइड करने वाला है, वहाँ पर सबसे बड़ा सस्पेक्ट वहाँ पर है कि जो रेंज डिसाइड कर देता है कि ये इतना रहेगा। अब वो रेंज डिसाइड करने के पीछे भी अगर कोई वैलिडेशन डाटा रहेगा कि ये रेंज पहले ये थी, हमने ऐसा ट्रायल लिया है और ये अभी हमको रिवाइज करना पड़ेगा, इसलिए हम ये रिवाइज कर रहे हैं, दैट टाइम नो एनी इशू। बट जो भी रेंज डिसाइड कर रहे हैं, एडीए गाइडलाइन की जो रेंज डिसाइड होती है उसमें 8 मेंबर होते हैं। उनको लगता है कि अभी ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देते हैं। वैसे ही एफडीए को बोल दिए, बाकी हम इंडियन एफडीए हो गया, आईसीएमआर हो गए, इन सेम ब्लाइंडली सब फॉलो करते हैं और जो आदमी स्वस्थ रहते हैं उसको भी पेशेंट बना देते हैं। अब जैसे कि आपको हम एक डाटा दिखाएंगे, उस डाटा से आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाए। अब देखिए ये डाटा क्या है, जो 1997-98 के पहले किसी का शुगर अगर 200 रहे, 200 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब इसका अगर ऐसा बोले कि 1 लीटर में 2 ग्राम, तो वो आदमी जो है उसके ऊपर रहेगा तभी उस डायबिटीज़ का पेशेंट कहलाता था, उसके नीचे रहेगा तो वो आदमी स्वस्थ कहलाता था। पर 1997 के बाद क्या हो गया कि उसको 126 कर दिया गया। अब देखेंगे आप, ये देखिए कि आपके सराउंडिंग जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे सब 1997 के बाद ही बने हैं, पहले नहीं बने हुए थे। फिर वही डायबिटीज़ का जो रेंज था 2003 के बाद 100 कर दिया गया, तो मतलब और 2010 के बाद फिर से 100 और 140 कर दिया गया। तो जो 2003 में 100 किया गया, तो जो है 2003 से लेकर 2010 तक जिन लोगों का 125 130 रहा होगा वो भी सब डायबिटीज़ के पेशेंट बन गए। तो इनका जिम्मेदार कौन है? जो बीमारी ना होते हुए भी उनको डायबिटीज़ का पेशेंट बना दिया गया। और आज के डेट में सिर्फ 70 से 80% पेशेंट तो इस रेंजों की वजह से हो रहे हैं, एक्चुअल है भी नहीं, फिर भी एक पेशेंट बन रहे हैं। अब जैसे कि डायबिटीज़ जो है, शुगर जो है, हमारी बॉडी के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर हमारे बॉडी में शुगर नहीं रहेगा तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। अब ऐसे तो रेंज जैसे डिसाइड कर रहे हैं कि इतने से इतना होना चाहिए। अगर आप किसी गाड़ी को चला रहे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप 30 से 50 ही गाड़ी चला दें? तो क्या वो सेफ ड्राइव होगी? नहीं होगी। कभी आपको 10 भी चलाना पड़ेगा जहाँ पर भीड़ रहेगी। कहीं आपको ओवरटेक लेना है तो हो सकता है 70-80 भी चलाना पड़ेगा। वो तो बॉडी को डिसाइड करने दीजिए ना, आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं? बॉडी ही बताएगा ना कि अब तकलीफ़ है कि नहीं है। आप रेंज के बेस में किसी को बीमार डिसाइड कैसे कर देते हैं? ठीक वैसे ही देखिए ब्लड प्रेशर का, पहले 160/100 था, अभी कर दिया गया 120/80, इसीलिए सब पेशेंट बढ़ रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल का देखिए पहले 300 था, फिर 1997 के बाद 200 बोल दिया गया कि 200 से ऊपर जिसका होगा वो पेशेंट कहलाएगा। और अब तो ऐसा बोल दिया गया कि जो भी 40 साल के ऊपर रहेगा वो सब कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट कहलाएगा।
वही थायराइड में देखिए कि जो TSH लेवल था पहले 0.1 से 6 था और अभी कर दिया गया है 0.03 से 3 तक। वही जो हड्डियों की बीमारी है उसका रेंज पहले से 0 से 2.5 तक था, अभी 0 से 2 कर दिया गया है। यही सब रीज़न है कि जिसकी वजह से बीमारियां अच्छी खासी बढ़ रही हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि बीमारियां नहीं बढ़ रही, मरीज बनाए जा रहे हैं, और मरीज के बनाने के साथ साथ ये व्यापार चल रहा है दवाइयों का। तो ये बहुत एक क्रिटिकल चीज़ें हैं जो कि ऐसा हमारे ICMR और FDA इन सबको ऐसा किस, क्योंकि इसके पीछे कुछ बैकअप डाटा नहीं है ना। आप जो रेंज डिसाइड कर रहे हैं इसके पीछे आप बैकअप दीजिए ना, कि हमने ये ट्रायल लिया है, इस ट्रायल के बेस में ये है और इसलिए हम ये रेंज डिसाइड कर रहे हैं। ऐसा कुछ बैकअप डाटा नहीं है। ADA में 8 मेंबर होते हैं, उनको मन कर गया कि अभी चलो इतना कर देते, इतना कर दिया। अब जैसे क्या होता है, हर साल इनको जो इनका प्रोडक्शन है, इनका सेल्स है, वो बढ़ना चाहिए। आप ये देखिए कि जो बिल क्लिंटन थे उनकी सर्जरी का हिस्ट्री एंड हार्ट एंड लंग ट्रीटमेंट देखिए। उनको 4 बार बाईपास सर्जरी हो चुकी थी, चौथी सर्जरी 4 सितंबर 2004 को हुई थी। इमरजेंसी लंग सर्जरी हो चुकी थी 10 मार्च 2005 को हुई। डबल एंजियोप्लास्टी हुई 11 फरवरी 2010 को। उसके बाद उन्होंने DIP डाइट लिया बाई रिकमेंडेशन बाई चीफ साइंटिस्ट ऑफ चाइना स्टडी डॉक्टर थॉमस कोलिन कॉपबेल, और जब से उन्होंने लिया तब से अभी तक कभी बीमार नहीं पड़े। वहीं पर आप दूसरा केस है, एक जो एप्पल कंपनी के ओनर हैं स्टीव जॉब्स, उनको कैंसर हो गया था 1976 में। तो उन्होंने DIP डाइट लिया। DIP डाइट लेने के बाद क्या हुआ कि उनका वो लगातार 1976 से 2001 तक ठीक रहे। बाद में उनकी जब कंपनी चल निकली, थोड़ा पैसे वाले हो गए, उनकी वाइफ ने जाना, तो उन्होंने उसका कैंसर का ट्रीटमेंट चालू करवा दिया, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, और उनका फिर फाइनली 2005 में डेथ हो गया। तो आपको DIP डाइट कितना बेनिफिशियल है आप यहाँ से सब जान सकते हैं, और अपने लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। बाकी जो ये कोरोना का वैक्सीन चल रहा है, ये RNA वैक्सीन आने वाला है, तो ये आप खुद सर्च करिए। हमको नहीं लगता, बहुत ही ख़राब वैक्सीन है ये, और इसको बिल्कुल लेना तो हमारे समझ से बिल्कुल उचित नहीं है। और पर आप ब्लाइंडली बिलीव मत करिए, आप जाइए सर्च करिए कुछ। आप सब ये ओपन फोरम में बोला भी नहीं जा सकता, बात तो ये पड़ जाती है।